हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सबका? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक्स थे, बताए थे। हमने ये बात करी थी कि जो रेले जीन्स फार्मूला था वो लो फ्रिक्वेंसी पर तो मैच हो रहा है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस के लिए वो फार्मूला फेल हो जाता है। और फिर प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो था, वो प्लैंक ने दिमाग में कहीं से आइडिया आया और उन्होंने ये इक्वेशन जो आपके सामने भी लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो ये इक्वेशन उन्होंने लिखी, फिर उसको एक्सप्लेन करने की बारी आई। तो आज हम इसको इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से हम इस लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। और डेरिवेशन आपके सिलेबस में अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के बच्चे हो या आप बीएससी फिजिक्स के बच्चे हो तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट हमेशा होता है या थर्मल फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है। तो थर्मल फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये जो लॉ है इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आ जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी फिजिक्स को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा लॉ है ना, ये जो हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ये क्वांटम मैकेनिक्स को सपोर्ट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही हम इसको एक्सप्लेन कर पाए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमिना था। अगर हम रेडिएशन को एज ए वेव मान के चलें, सिर्फ वेव मान के चलें, तो जो रेले जीन्स फार्मूला था वो क्लासिकल ट्रीटमेंट है, सिर्फ वहाँ पर रेडिएशन को वेव मानना गया था। तो उस वजह से जब वेव मानना सिर्फ, तो उस केस में हमारा जो ये लॉ था या जो फिनोमिना था वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो रेले जीन्स फार्मूला वहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन जब हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन कंसिडर करते हैं तो ड्यूल नेचर में हमें रेडिएशंस को ये मानना होता है कि जो रेडिएशंस हैं वो फोटॉन्स के बने हुए हैं, मतलब दे आल्सो हैव पार्टिकल नेचर। मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टिकल नेचर है या सिर्फ वेव नेचर है, मतलब दोनों तरह का नेचर रेडिएशंस का होता है। तो यहाँ पर जब आप रेडिएशन को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या लाइट को या हीट को अगर आप मान के चलेंगे कि वो फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट हो रहे हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी की फॉर्म में एमिट हो रहे हैं, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो सारा हमारा सब्जेक्ट ही जो है वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है। जब हमने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल लॉ को ड्राइव किया था, और वही लॉ हमारा आज के इस लेक्चर में, इस डेरिवेशन में एप्लीकेबल होगा। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल लॉ जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें देता है इन द एनर्जी रेंज डी ई से लेके ई प्लस डी ई जो एनर्जी रेंज है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और कौन से पार्टिकल। अगर मैं बोस आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ तो वो बोसॉन्स के लिए है, इंटेग्रल स्पिन पार्टिकल्स के लिए वो लॉ है हमारा। और ये क्वांटम मैकेनिक स्टैटिस्टिक्स है। इससे पहले हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी जिसमें हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। तो आज हम इसी की बात करेंगे। फिर हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में फर्मियंस पे भी जाएंगे, विच इज़ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, और वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए होती है। लेकिन जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें फोटॉन्स इन्वॉल्व हैं, उसमें लाइट इन्वॉल्व है, और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन इंटेग्रल मानी जाती है, दे आर इंटेग्रल स्पिन पार्टिकल्स। तो उस केस में हमारा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल लॉ, यहाँ पे देखिए एस एन बोस सर का भी नाम आ रहा है ना, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल लॉ, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इसमें कि अगर हमने बोसॉन्स को ट्रीट करना है एज ए गैस या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल तो उसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स चाहिए। ये हमें सर बोस ने बताया था और आइंस्टाइन के साथ मिलके उन्होंने ये काम किया था। चलिए, तो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये तो जनरल डिस्कशन है। तो जब आपको एग्ज़ाम में ये वाला टॉपिक आएगा तो आपने ध्यान देना है कि आपको ये इक्वेशन ड्राइव करनी है, ठीक है। ये इक्वेशन, इसको याद कर लो इक्वेशन को। यहाँ पे जो ई न्यू डी न्यू होता है ना, ये होता है एनर्जी डेंसिटी इन द रेंज डी न्यू। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है। अब देखिए जो रेडिएशंस निकल रहे हैं ब्लैक बॉडी से, उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक के हर फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज ले लेते हैं, डी न्यू फ्रिक्वेंसी रेंज। उस स्मॉल फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर अगर हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर भी देखना है तो हमें एक रेंज लेनी पड़ेगी। तो उस स्मॉल फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोल दिया ना, तो उनकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है उसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। और जब हम एनर्जी डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो वो कुछ इस तरह की शेप आती है। और ये शेप इस इक्वेशन से अगर आप प्लॉट करेंगे तो प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमारे पास ये शेप आती है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ग्राफ को प्लॉट कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि इस तरह की जो स्पेक्ट्रम्स हैं, स्पेक्ट्रा है, उनको प्लॉट कैसे करते हैं। और हम बहुत सारे स्टार्स का स्पेक्ट्रा यहाँ पर अर्थ पर स्टडी करके, स्पेक्ट्रोमीटर्स की हेल्प से स्टडी करके हम उन स्टार्स का टेम्परेचर यहाँ पे बैठे बैठे
फाइंड कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। इवन मून का टेम्परेचर भी हम जो है हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ से ही निकालते हैं। वहाँ पर एक लॉ होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको ड्राइव कर लेते हैं फटाफट। और इस ग्राफ को बड़ा ध्यान देना आपने, यहाँ पर दो टेम्परेचर रेंजेस मैंने बताई हैं, एक ग्राफ T2 टेम्परेचर पर है और एक T1 पर है। तो आपने ना पीक पे ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हाई टेम्परेचर होगा, देखो T2 मैंने यहाँ पर T1 से ज़्यादा लिखा है, तो जो हाई टेम्परेचर होगा T2 अगर वो हाई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक है ना, वो पीक राइट वाली साइड पर शिफ्ट होगी ऐसे। और लो टेम्परेचर वाली पीक जो है वो थोड़ी सी लो फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। लो टेम्परेचर वाली लो फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगी, ये फ्रिक्वेंसी के केस में है। लैम्डा का अगर मैं ग्राफ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बनाऊं, वेवलेंथ बनाऊं, वो भी मैं बनाऊंगा लास्ट में जाके, तो उस केस में हमारा उल्टा काम होता है। उस केस में हाई टेम्परेचर वाली जो पीक है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है। बात वही है, टेम्परेचर के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? जो रेडिएशन सबमिट हो रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम एनर्जी वाला रेडिएशन है, जो रेडिएशन डोमिनेट कर रहा है, उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो वो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। और वेवलेंथ डिक्रीज होती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मतलब आपको ये ग्राफ आई होप समझ आया। अब फटाफट इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए बच्चे हमें वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये हमारी जो ब्लैक बॉडी है, हम ऐसे मानते हैं थ्योरेटिकली ये मॉडल है ब्लैक बॉडी को एस्टिमेट करने के लिए कि इस तरह की एक कैविटी है, इसकी जो वॉल्स हैं दे आर गुड अब्जॉर्बर, और वहाँ पर हमारे पास जो भी रेडिएशन इसके अंदर जाएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर हैं वॉल्स, ठीक है। वॉल्स आर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, और जो रेडिएशन एक बार अंदर चला गया इस होल से, होल माना जाता है वहाँ पर, वो रेडिएशन यहाँ से जैसे एक बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, फिर कहीं और चला गया, बार बार रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद फाइनली वो हर बार अब्जॉर्ब हो रहा है और ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाएगा, कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्ड। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है ब्लैक बॉडी का, ठीक है। अब रेले जीन्स फॉर्मूला में उन्होंने माना था कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है रेडिएशंस, और यहाँ पर जैसे ये रेडिएशन की एक लेंथ है तो इसमें एक वेव बनेगी यहाँ पर ऐसे, वो एक स्टैंडिंग वेव है। अगर मैं एक रेडिएशन इस तरह का मान लूँ जो सिर्फ यहाँ से एंटर करा, यहाँ से एंटर करा, तो वो जो वहाँ पर वेव बनेगी वो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है, कैविटी पे। और यहाँ पर वॉल्स पे मान लो रेडिएशन ऐसे जो यहाँ पे आया इस तरह से गया तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस रेडिएशन के अंदर जहाँ पर भी वो वॉल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वॉल पे हमेशा नोड बनेगी, नोड्स बनेगी, ठीक है। तो उसने माना था, रेले और जीन्स ने माना था, उन्होंने माना था कि ये जो अंदर वेव्स हैं दे आर स्टैंडिंग वेव्स, और कॉन्टीन्यूस ट्रीटमेंट दे के कॉन्टीन्यूस एनर्जी होती है इन स्टैंडिंग वेव्स की। हर वेव की एनर्जी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ मान के उन्होंने नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करी थी, और वहाँ से फिर उन्होंने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी, जो रॉन्ग हो गया, जो हाई फ्रिक्वेंसी पर फेल हो गया। लेकिन जब हम प्लैंक्स लॉ को ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर एक अजम्पशन है, वो ये है कि जो कैविटी वॉल्स पे ऑसिलेटर्स हैं, बेसिकली रेडिएशन कहाँ से एमिट हो रहा है, आप हीट दे रहे हो, तो हीट देने पर जो कैविटी वॉल है वहाँ पर ऑसिलेटर्स हैं। उन ऑसिलेटर्स की एनर्जी कॉन्टीन्यूस नहीं है, उन ऑसिलेटर्स की एनर्जी डिस्क्रीट है। क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जब हम करेंगे तो एनर्जी को डिस्क्रीट माना जाएगा। तो लेट अस राइट ए लाइन। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, द ऑसिलेटर्स इन cavity walls could not have continuous energy distribution, continuous distribution of energy, distribution of energy, but they have discrete values, but have discrete वैल्यूज़। तो यही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, यही एक अजम्पशन है जिसके बेस पर ये लॉ को ड्राइव किया गया। तो उन्होंने बोला कि दिस एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज़ एच न्यू। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उसके अंदर, हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। तो अभी हम फोटॉन्स हैं तो पार्टिकल्स ऐसे मान के चलेंगे, दे आर एमिटेड फ्रॉम द कैविटी वॉल्स, अलग अलग वॉल से वो एमिट हो रहे हैं, फिर कहीं पे टकराते हैं यहाँ पर,
वहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ से एक और एमिट हो गया, यहाँ टकराया, वहाँ अब्जॉर्ब हो गया, तो इसको हम पूरा बंद कर देते हैं और मान लेते हैं हम इसको नीचे से हीट कर रहे हैं। दिस बॉडी विल बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो उसके अंदर से फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं और वो फोटॉन्स कैविटी के अंदर किसी वॉल पे टकरा के वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं, या रिफ्लेक्ट भी हुए, 2-4 रिफ्लेक्शंस के बाद अब्जॉर्ब हो जाते हैं और नए फोटॉन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड है उस पर कोई कंडीशन नहीं होती, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट बी कांस्टेंट इन दिस केस। जैसे कि लास्ट हमने पढ़ा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे बी मोर और लेस एज फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हैं, हर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है, ये लॉ हम लगाएंगे। अब यहाँ पर n निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स इन एनर्जी रेंज न्यू, या फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करेंगे, फ्रिक्वेंसी एनर्जी रिलेटेड है। तो अगर हम एनर्जी रेंज की बात करें तो E टू E प्लस डी ई, फ्रिक्वेंसी रेंज बोलेंगे तो न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ऐसे, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगा इसको फाइंड करने के लिए। सो टू फाइंड एन, मेन काम यही है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स राइट नंबर ऑफ बोसॉन्स। तो बोसॉन्स आर ऑल्सो पार्टिकल, फोटॉन्स आर बोसॉन्स, ठीक है। बट बोसॉन्स पे यहाँ एक और कंडीशन लग जाएगी फोटॉन्स के केस में कि दे आर नॉट कांस्टेंट। तो अभी मैं सिर्फ बोसॉन्स लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी लिख लो आप। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इन रेंज, ये हम ड्राइव कर चुके हैं, E टू E प्लस डी ई। तो ये स्मॉल एनर्जी रेंज डी ई एनर्जी रेंज है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी ड्राइव करा हुआ है जब हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल लॉ करा था, ये वही है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये पार्टिकल्स के लिए है, ये वेव के लिए तो है ही नहीं। तो अब सारा कुछ पार्टिकल नेचर के साथ होगा। तो ये ऊपर जो हमारे पास फैक्टर होता है नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, नीचे ई रेज टू पावर अल्फ़ा होता है, साथ में ई रेज टू पावर कैपिटल ई एनर्जी बाई के टी होता है -1। तो ये हमारे पास लॉ है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये डी ई एनर्जी रेंज के पार्टिकल्स हमें बता रहा है ये वाला लॉ। अब इसमें जो अल्फ़ा है, वो अल्फ़ा जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कांस्टेंट है तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है, बट यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे हेयर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, याद रखना, ठीक है। ये इसका टेक्निकल नाम है कि ये केमिकल पोटेंशियल है। व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द चेंज इन systems energy when particles are added or removed from system। ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है अल्फ़ा का। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में जो हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करा था उसके लेक्चर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है। अब फॉर बोसॉन्स अगर हम बात करें, फॉर फोटॉन्स, स्पेशली फॉर फोटॉन्स, अल्फ़ा बिकम्स 0 बिकॉज दे कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड फ्रीली, ठीक है। तो फोटॉन्स जो है ना, दे आर बोसॉन्स एंड देयर कैन बी एज मैनी एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी स्टेट, एनर्जी स्टेट, इन केस ऑफ फोटॉन्स। अगर फोटॉन्स हैं तो एक एनर्जी के बहुत सारे फोटॉन्स एक ही सेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब हमने बोस-आइंस्टाइन लॉ पढ़ा था वहाँ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो इस केस में अल्फ़ा हमारा 0 हो जाता है। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, MP का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने अभी आपको बताए थे ना, वो मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है मींस सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितने पार्टिकल्स की है। सो इसको मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है ऑफ फोटॉन्स। कौन से फोटॉन्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी, अभी हम एनर्जी की टर्म्स में कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में अभी इसको चेंज करेंगे, इन एनर्जी रेंज डी ई, ठीक है। ई से लेके E प्लस डी ई। तो वो अब ये लॉ बन जाएगा NEDE
ऊपर वैसे ही GEDE रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारा ई रेज़ पावर अल्फ़ा वाली टर्म 1 हो जाएगी क्योंकि अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे और बाकी ये बचेगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम फ्रिक्वेंसी में चेंज करेंगे। सो फॉर फ्रिक्वेंसी रेंज, सेम इक्वेशन को हम फ्रिक्वेंसी रेंज में चेंज करेंगे। न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। क्या करेंगे? यूजिंग, अभी ई एच न्यू होता है तो डी ई बनेगा एच डी न्यू, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एच डी न्यू यहाँ कर देंगे, एच डी न्यू यहाँ कर देंगे, यहाँ एन न्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, रेंज डी न्यू, साथ में एच भी है, चलो लगा देते हैं, कट जाएगा वैसे। यहाँ भी जी न्यू बन जाएगा, यहाँ एच डी न्यू बन जाएगा, डिनोमिनेटर में ई रेज़ टू पावर एच न्यू बाई के टी बन जाएगा -1, तो एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ये सेम लॉ मैंने फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लिख दिया। आई होप यहाँ तक आसान है, आपको समझ आ गया। अब जहाँ पे जो जी न्यू डी न्यू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज डी न्यू। अब हमारे केस में तो सेल्स हैं नहीं, हमारे केस में तो अगर हम स्टैंडिंग वेव्स माने तो वो है, तो स्टैंडिंग वेव्स कितनी है? ठीक है, ये वो है बेसिकली। तो इट इज़ स्टैंडिंग वेव्स और नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन रेंज डी न्यू। देखो, ईच स्टैंडिंग वेव, मान लो ये मेरे पास इस तरह से कैविटी है, यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बनी। ठीक है, तो हर एक स्टैंडिंग वेव कोरस्पॉन्ड टू ए फोटोन। फोटोन की एनर्जी मैं अभी आपको स्टैंडिंग वेव सारी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। अब हमें इसको फाइंड करना है, जी न्यू डी न्यू को। ठीक है, तो अब स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है, उसको यहाँ से बांध दिया और इधर बांध दिया और मैंने यहाँ से प्लग किया, तो इस तरह की जो वेव बनती है उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी जो है वो कन्फाइंड रहती है एक रीजन के अंदर। तो अब इसकी एनर्जी कन्फाइंड है उस स्ट्रिंग के ऊपर। अब इसी तरह से वो हीट रेडिएशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं पहले 1D मॉडल बना रहा हूँ। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं स्टैंडिंग वेव में, आपने +1 में पढ़ा होगा। तो जैसे एक मोड यहाँ पर ये बन जाएगा, मैं सिर्फ ऊपर वाला साइकिल बना रहा हूँ, यही वाइब्रेट करके नीचे वाला भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, जैसे वाइब्रेशंस हो रही हैं। फिर दूसरा साइकिल ये बनेगा, ये साइकिल नहीं है, ये मोड है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये फंडामेंटल मोड होता है। स्ट्रिंग वाला सारा जो है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फंडामेंटल मोड। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स यहाँ आपने पढ़ा हुआ है। और ये एक और बना के दिखाते हैं आपको। ये इसमें खासियत क्या है? स्टैंडिंग वेव के केस में हमेशा एंड्स पे नोड्स होती हैं। नोड्स मतलब जहाँ पर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड 0 हो, इसको नोड बोला जाता है। तो हर जगह एंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे मान लो एक वेव ऐसे गई, टकरा के वापस आ गई, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमेशा नॉट बनेगा, इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब इसमें लैम्डा देखें, अगर आप ये चीज़ देखें तो ये हाफ वेव लेंथ है ना। इसके लिए, इस मोड के लिए मैं लिखूँगा कि यहाँ पर जो लैम्डा है, ये टोटल अगर लेंथ L मान लें, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ L मान लें, तो L किसके बराबर है? λ/2 के। तो लैम्डा बन जाएगा 2L। इसके लिए, इस मोड के लिए हमारा लैम्डा 2L है। इसके लिए लैम्डा L है सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। हायर फ्रिक्वेंसी के लिए, अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के। अच्छा, ये हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है। इसके लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3। क्यों? अगर मैं मान लो L लिखूँ, तो ये टोटल L है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो L कितना है? L है 3λ/2। हाफ λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हाफ लैम्डा ये हो गया और हाफ लैम्डा ये हो गया, 3 हाफ लैम्डाज हो गए, तो 3λ/2। ये L इज इक्वल टू 3λ/2 है। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L/3 बनती है। अब हायर मोड्स भी हैं मेरे पास, तो इन जनरल यहाँ पर अगर नोड्स हैं, सो फॉर नोड्स एट कैविटी वॉल्स, कंडीशन है ये, कैविटी वॉल्स के ऊपर अगर आपको नोड्स चाहिए कि जो लैम्डा होगा वो 2L/n होगा। देख लो ना आप, n बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर देखो,
तो लैम्डा इज़ 2L/n, ठीक है। तो इसके लिए देखो n हमारा 1 है, नेक्स्ट केस में n हमारा 2 है, 2L/2 तो वो L आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ n कि हायर मोड्स के लिए लैम्डा अगर नोड्स हैं कैविटी वॉल्स पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। अब हमारे पास जो कैविटी हम मान के चल रहे हैं वो 3D के अंदर है। तो 3D के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से, हमारे पास 3 डायमेंशंस में 3 इक्वेशंस बनेंगी। उस केस में अगर हमारे पास कोई ऐसी वेव है जो सिर्फ x के अलॉन्ग जा रही है, इस तरह की वेव है कैविटी वॉल के अंदर x के अलॉन्ग जा रही है, तो फॉर x डायरेक्शन लैम्डा इज इक्वल टू 2L/nx बन जाएगा। फॉर y लैम्डा इज 2L/ny एंड लैम्डा इज 2L/nz, ठीक है। ये तीनों डायमेंशंस के लिए अगर अलग अलग, अगर हमारी वेव सिर्फ x के अलॉन्ग है तो इस तरह से लिखी जाएगी ये कंडीशन। अब 3D के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। सो फॉर स्टैंडिंग वेव इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो कैविटी के अंदर मान लो 3D है हमारे पास ना, 3D के अंदर होती है कैविटी, तो एक बॉक्स मान लेता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ ओरिजिन मान लिया और ये वाला एंड है, ऐसे मेरे पास एक वेव बनी। तो मैं इस तरह से वेव बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास अब n है, इधर हमारे पास ये जो डायरेक्शन है, इस केस में हम कंडीशन ऐसे लिखेंगे n इज इक्वल टू 2L/λ एज इट इज़। अब मैंने दोनों तरफ स्केयर ले लिया। ये जो n स्केयर है ना, अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँ, इधर मेरा x एक्सिस बनेगा तो nx यहाँ आएगा, ny इधर जाएगा और nz यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आएगा। तो आप n वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ nx ny nz लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखी जाएगी कंडीशन, nx स्केयर प्लस ny स्केयर प्लस nz स्केयर इज इक्वल टू 2L/λ का होल स्केयर, ठीक है। सो वेयर ये जो nx ny nz हैं दे आर जस्ट इंटीजर्स, जैसे मैंने आपको बताया दे आर इंटीजर्स, और इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो 0 1 2 3, वैसे 0 पॉसिबल नहीं है, तीनों की वैल्यू अगर 0 होगी तो मतलब स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बट ऐसा हो सकता है कि इसमें से nx अकेला 0 हो जाए लेकिन ny nz की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने 0 भी यहाँ पर ले लिया। जब हम 1D के अंदर चल रहे हैं तब n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती, तब जो बिल्कुल फंडामेंटल मोड है उसमें हमारा n जो है वो 1 है। लेकिन इस केस में 3D के केस में nx अकेला 0 हो सकता है, ny भी अकेला 0 हो सकता है, बट उस टाइम पे nz 0 नहीं होगा, तीनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। तो ये आप याद रखना। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, नोट दैट nx इक्वल टू ny इक्वल टू nz इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो उस केस में तो फिर हमारी वेव ही एग्जिस्ट नहीं करती, बट वो अकेले अकेले 0 हो सकते हैं। अब हमने ये एक कंडीशन लिख ली। अब इस कंडीशन को हम नंबर ऑफ फोटॉन्स की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसिडर करना है इन द स्पेस ऑफ n क्या है, नंबर है हमारा, तो उसके अंदर हम एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। सो नाउ टू फाइंड g न्यू d न्यू, consider n space of spherical shape नेक्स्ट शीट पे मैं आपको पहले डायग्राम बना के देता हूँ। तो जो अभी हमने कैविटी कंसिडर करी थी उसके अंदर हमने एक स्फेरिकल वॉल्यूम, ये हमने n स्पेस बोल दिया इस चीज़ को, ये उन इंटीजर्स की स्पेस है जो हमारी स्टैंडिंग वेव की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर एक स्फेरिकल वॉल्यूम कंसिडर करा, इसकी रेडियस n है, ठीक है, और इसकी थिकनेस स्फेरिकल शेल जैसी होती है ना उस तरह का एक वॉल्यूम n स्पेस के अंदर हमने मानना है। इसकी थिकनेस जो है वो dn है, और हर एक पॉइंट, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस शेल के अंदर, हर एक पॉइंट फोटोन को रिप्रेजेंट करता है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारी स्टैंडिंग वेव की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो मैंने अभी लिखी थी ऊपर,
एन एक्स स्क्र प्लस एन वाई स्क्र प्लस एन जेड स्क्र इज इक्वल टू 2l by lambda होल स्क्र. So let us write each point in this n space corresponds to permissible values of nx, ny and nz to give standing waves. ठीक है जी. तो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट. हर एक स्टैंडिंग वेव की अपनी एक वेवलेंथ है ना, तो वो दैट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. ठीक है. सो दस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एन स्पेस गिव्स total number of wavelengths in lambda to lambda plus d lambda range. अब ये हमारे पास वेवलेंथ है. अब n जो है दैट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर. वो आपको पता है इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव को छोड़ देंगे. और हमारे पास जो सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेंट बनेगा यहाँ पे, क्वाड्रेंट नहीं. अगर हम 2D के अंदर होंगे तो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, क्वाड्रेंट्स बनते हैं. लेकिन 3D के अंदर अगर आप सारी n की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेके चलना चाहते हो तो आपके पास एक ऑक्टेंट बनता है. ठीक है. तो मैं पहले वॉल्यूम ऑफ शेल लिख लूँ यहाँ पर. पहले हम वॉल्यूम लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स देखेंगे. ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ शेल इन n स्पेस इज 4 पाई n स्क्र. देखो 4 पाई r स्क्र यहाँ तक हो गया. 4 पाई n स्क्र अगर मैं लिखूँगा तो वो यहाँ इसका सरफेस एरिया बनेगा, अंदर वाले सरफेस का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस dn. तो ये वाला वॉल्यूम कन्फाइंड इन दिस शेल ये आएगा मेरे पास. तो ये टोटल शेल का वॉल्यूम है अभी मेरे पास. ठीक है. बट वी नीड नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n ओनली. ठीक है. तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा. आई होप आपको समझ आया. स्फीयर को ऐसे इमेजिन करिए, तो ओरिजिन सेंटर पे है, वहाँ से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ n के लिए मेरे पास जो पॉजिटिव ऑक्टेंट बनेगा वो पूरे स्फीयर का 8वां हिस्सा बनेगा. तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ 1/8 4 पाई n स्क्र dn. ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम है. अब इस वॉल्यूम के अंदर ना जो वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टैंडिंग वेव्स, उसमें 2 स्टेट्स होती हैं पोलराइजेशन की. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अनपोलराइज्ड वेव वैसे होती है हमारे पास, लेकिन उस अनपोलराइज्ड वेव को हम रिजॉल्व करके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कंसिडर कर लेते हैं जिस डायरेक्शंस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक इधर होगी, अगर इलेक्ट्रिक इधर है तो मैग्नेटिक इधर होगी. ठीक है. तो हमारे पास 2 डायरेक्शंस ऑफ पोलराइजेशन बनती हैं. ठीक है. तो वो दोनों वेव्स को अलग अलग हम काउंट करेंगे. सो लेट अस राइट ऑल्सो फॉर ईच स्टैंडिंग वेव there are 2 perpendicular directions of polarization. Therefore, total number of independent standing waves Gn dn उस शेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है ये वो है. वहाँ से हमारे पास ये नंबर ऑफ सेल्स जो हम शुरू से बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल में, ये वही है. तो ये वो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर बन रहे हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? ई न्यू डी न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी रेंज. उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ.
तो वो हम लिखेंगे 2 टाइम्स 1/8 टाइम्स 4πn² dn, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 4 ये सब कट गया। 1/8 कहाँ से आया? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए। 2 कहाँ से आया? 2 स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन के लिए। नाउ यूजिंग n इज इक्वल टू 2l/λ, ये है ना मेरे पास, मैंने पीछे कंडीशन लिखी है। अब इसमें हम लैम्डा को पुट कर देंगे c/न्यू, तो c नीचे आ जाएगा, न्यू ऊपर चला जाएगा। हम फ्रिक्वेंसी में लेके जा रहे हैं, हमें g न्यू d न्यू निकालना है। तो यहाँ पर n जो आ गया वो 2l/c आ गया। तो इसका मतलब है dn जो होगा वो 2l/c d न्यू होगा। अब यहाँ पुट कर देंगे, dn को पुट कर देंगे, n² पुट कर देंगे, यही वाला, ठीक है। और फिर लिखेंगे तो ये बनेगा g न्यू d न्यू इज़ पाई एज इट इज़, ये वाला पाई, ठीक है। और जो n² है उसकी जगह मेरे पास आ जाएगा 2l/c² और न्यू², ठीक है। ऐसे अलग अलग करके लिख दिया मैंने। और साथ में dn है तो उसकी जगह 2l/c एक और आ जाएगा और साथ में d न्यू आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 बन जाएगा यहाँ पे। तो g न्यू d न्यू इज़ 8 πl³ न्यू² d न्यू, ठीक है जी। तो g न्यू d न्यू हमारे पास आ गया। ये नंबर ऑफ सेल्स हैं या नंबर ऑफ पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स हैं जो d न्यू एनर्जी रेंज के अंदर बन सकती हैं, फॉर्म हो सकती है। तो हमारे पास अब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो यहाँ से आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स इन रेंज d न्यू, जो हमने पीछे लिखा था n न्यू d न्यू, ये वही फॉर्मूला है। उसमें जो g न्यू d न्यू था, मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारा ये वाला पार्ट था g न्यू d न्यू, वो अभी हमने फाइंड कर लिया। तो मैं अब जस्ट वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ लिख लेते हैं हम। तो g न्यू d न्यू क्या आया हमारे पास? 8 π न्यू² d न्यू, है ना, डिवाइड बाय वो जो फैक्टर वहाँ पे लगा हुआ है h/kT -1। दिस इज फ्रॉम 2। अब ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आए इन फ्रीक्वेंसी रेंज d न्यू, और जिसमें वो जो g न्यू d न्यू था वो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टैंडिंग वेव्स था। अब स्टैंडिंग वेव से कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो इस इक्वेशन से हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा है वही है क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जितना मैंने अभी काम किया, वेव्स मान के, स्टैंडिंग वेव्स मान के, वो सब वो सब क्लासिकल ट्रीटमेंट है। स्टैंडिंग वेव वैसे ही फॉर्म हो रही है, लेकिन उन स्टैंडिंग वेव्स के अंदर उस फ्रिक्वेंसी रेंज में फोटॉन्स कितने हैं वो इस इक्वेशन से अब जाके मुझे पता चला है, ठीक है। अब इजी हो गया काम हमारा। हमें निकालनी है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस d न्यू। फ्रिक्वेंसी वही है जो ऊपर लिखी हुई है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो इसको मैं स्मॉल n से डिनोट कर लेता हूँ। तो वो जो कैपिटल N वाला मैंने अभी निकाला ऊपर, उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, विच इज़ L³। तो L³ से डिवाइड कर दोगे, ये वाला L³ कट जाएगा। मैं दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा n न्यू d न्यू इज़ 8 π/c³ न्यू² d न्यू अपॉन e⁻⁻ h/kT -1। ये इक्वेशन बनी मेरे पास, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गए। अब मुझे एनर्जी निकाल लेनी है। तो एनर्जी कैसे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि h न्यू एनर्जी होती है ईच फोटॉन की, और ये नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज फोटॉन्स, जिसको हम बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम भी है, क्योंकि फोटॉन्स भी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम भी लिखेंगे। एनर्जी डेंसिटी बन गई, ई न्यू डी न्यू इज एनर्जी डेंसिटी। तो जो मैंने अभी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाले हैं, ये नंबर है, सारा नंबर है ये, ठीक है। इसको एच न्यू से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हर फोटॉन की एनर्जी एच न्यू होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक, और ये होती भी है, ठीक है। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा रिजल्ट बनेगा 8 π h/c³।
न्यू का क्यूब हो जाएगा डी न्यू अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी माइनस वन। तो दिस इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी। तो ये हमारी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसमें कई बार ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी पूछा जाता है हमें, तो हम इसको वेवलेंथ की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं अभी। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से डी न्यू कितना आएगा, सी तो कांस्टेंट एज इट इज़, लैम्डा मतलब लैम्डा की पावर -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, सी बाय लैम्डा स्केयर आ जाएगा, साथ में डी लैम्डा आ जाएगा। बस ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें ऊपर पुट कर देनी है। तो ये बनेगा ई लैम्डा डी लैम्डा, मतलब एनर्जी डेंसिटी इन द वेवलेंथ रेंज डी लैम्डा, ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये है 8 पाई एच बाई सी क्यूब एज इट इज़, न्यू का क्यूब मतलब सी बाय लैम्डा का क्यूब, डी न्यू मतलब माइनस सी बाय लैम्डा स्केयर डी लैम्डा, डी लैम्डा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर एच न्यू की जगह एच बाय के टी मैंने अलग लिख दिया, और न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा के टी नीचे आ जाएगा -1 एस सी बाय लैम्डा के टी। तो यहाँ पर लैम्डा का क्यूब है, लैम्डा स्क्वायर है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन को, आप देख लेना, आप कॉपी पे खुद करा करो ये सिंप्लीफिकेशन वाली चीज़ें ना, वीडियो पॉज कर लिया करो, फिर मैच करा करो, रिजल्ट मैच हो गया। तो डी लैम्डा अपॉन ई रेज टू पावर एस सी बाय लैम्डा के टी -1। तो दिस इज ऑल्सो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो आज का मैं लेक्चर डेरिवेशन तक ही सीमित रखूँगा, इससे आगे हम नहीं चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। एक हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, जो हमें स्टार्स का, मून का, हॉट बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के काम आता है, अगर हमारे पास उसका लैम्डा हो, मतलब हमें पता हो कि जो रेडिएशन निकल रहा है उसका लैम्डा कितना है, मैक्सिमम रेडिएशन, जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी रेडिएशन है उसका लैम्डा। तो वो कैसे किया जाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा कैसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारे पास स्टार्स की एमिसिविटी और स्टार्स के केस में हमें, या हॉट बॉडीज के केस में हमें कितनी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो हमें बताता है, वो भी टेम्परेचर फाइंड करने के काम आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों लॉज को ड्राइव किया जा सकता है, डिड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम दिस लॉ। तो ये थ्योरी जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। रेले जीन्स लॉ हाई फ्रिक्वेंसी पे फेल हो जाता है, लो फ्रिक्वेंसी पे पूरा फॉलो होता है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारी, वो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, उसको पूरी तरह से फॉलो करती है, ठीक है। तो दिस वाज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।